अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। आप देख रहे हैं सुबह से आगे चैनल है हम न्यूज़। मैं मुजम्मिल अली खान और मेरे साथ आयशा यूसुफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर, लेके एक ऐसा लाइनअप जो आपको स्ट्रॉन्ग और इन्फॉर्म्ड सुबह का स्टार्ट करने में करेगा मदद आपकी। आयशा कैसी हैं आप और अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप मुझे बहुत अच्छी, और हमेशा मैं कहती हूँ मुजम्मिल आप स्टार्ट करें, बिकॉज जो इंथुजियाज्म मुझे मुजम्मिल का नजर आता है ना, आपका अपना भी दिल करने लगता है कि यस इसी तरह से हमने दिन का आगाज करना है। मॉर्निंग्स ऐसी ही होनी चाहिए, और मॉर्निंग्स के अंदर जब आपको पहली खबर मिल जाए मौसम के बारे में तो फिर क्या ही कहने। मौसम के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। वैसे अभी हमने बहुत अच्छी बारिश देखी है 2 रोज़ पहले, लेकिन कुछ फोरकास्ट भी आपके साथ शेयर करते हैं। जो गुजर चुका मौसम वो भी आपको बताते हैं। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। गर्मी का जोर टूट गया है। हम सब जानते हैं कि हमने एक ऐसा वीक या 2 वीक्स ऐसे गुजारे हैं ना गर्मी के, हमारे कानों को हाथ लग गए थे कि भाई अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला बस रहम कर दे हमारे ऊपर, बारिश कर दें या मौसम अच्छा कर दे। तो अल्लाह ताला ने रहम किया, अल्लाह ताला ने बारिश की, रहमत की बारिश इसको हम कह सकते हैं। डीजी खान की बात करें, विहाड़ी, चकवा, लटक और टेक्सला में भी बादल बरस पड़े, जबकि दादू, कोट डीजी और गम्बट में भी मूसलाधार बारिश हुई है। लेकिन नशेबी इलाके, आपको पता है हमेशा ऐसा होता है जब भी बारिश होती है ज़ेरे आब आ जाते हैं। इस मरतबा भी ऐसा हुआ है, कुछ मुख्तलिफ नहीं था, सड़कों पर पानी जमा हुआ जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर। और उस मुतासिर आमद-ओ-रफ्त की अगर हम बात करें तो किस तरह से हम लोग अपने गलियात के इलाके को और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके को और नॉर्दर्न एरियाज़ को भूल सकते हैं। मुख्तलिफ अजला में जो तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल, रेलों की भी वार्निंग्स पहले दी जा रही थी, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि लोगों ने कुछ बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड किया। कमिंग बैक टू वेदर न्यूज़ के, हमारे पास दरख्त और कच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहें। इसके अलावा हमारे उन इलाकों के अंदर अपना ख़ास ख्याल रखें कि जहाँ पे आपको वार्निंग्स दी गई हैं पीडीएम एनडीएमए की तरफ से कि आपने सैलाब के रास्ते से बाहर रहना है। अब दरिया में बहाव बढ़ने से कई घर पानी में बह गए। जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक आप विजुअल्स को देख भी सकते हैं। उन विजुअल्स के अंदर आपको सैलाबी रेला भी नज़र आ रहा है, और इस सैलाबी रेले के अंदर जो आप चीज़ देख सकते हैं वो ये है कि लोग बहुत ज़्यादा पास जाके खड़े हुए हैं। अवाम से गुजारिश कर रहा हूँ मैं इस प्लेटफॉर्म से कि प्लीज़ जब सैलाबी रेला गुजर रहा हो उसके अंदर जाके किसी को खींच के निकाल के बाहर लाना आपकी पर्सनल जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप वहाँ पे अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट है और अगर इदारों ने आपको अपॉइंट किया है तो वो आपकी ड्यूटी बनती है, वरना आप नंबर्स में एक और नंबर बन जाएंगे। अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें। वो कहा जाता है ना कि अगर आप जहाज़ में हैं तो पहले आप अपना ऑक्सीजन मास्क जो है ना उसको इस्तेमाल करें, उसके बाद आप किसी और की मदद कर सकते हैं, तब आप ज़्यादा बेहतर मदद कर सकते हैं। तो पहले अपने आप को महफूज मकाम पर लेके जाइए। इसी तरह से फीफा वर्ल्ड कप में बहुत सी टीमें जो हैं उन्होंने अपने आप को महफूज जगह पर मुंतकिल कर लिया, जिसमें स्पेन है, अर्जेंटीना है, फ्रांस और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में पहुंचते ही एक नई तारीख जो है ना वो रकम हो चुकी है। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मरतबा आलमी रैंकिंग की टॉप 4 टीम्स ने सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। स्पेन, अर्जेंटीना, फ्रांस और इंग्लैंड की इस कामयाबी में फीफा के नए ड्रॉ सिस्टम ने भी अहम किरदार अदा किया है, जिसके तहत चारों सर-ए-फहरिस्त टीमें जो थी ना उनको अलग अलग हिस्सों में रखा गया था ताकि वो सेमीफाइनल से पहले एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ना आए, और चारों टीमें आ चुकी हैं। मतलब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज़ गोइंग टू बी बहुत ही एक्साइटमेंट इस सेमीफाइनल के अंदर और फाइनल के अंदर होने वाली है, बिकॉज अर्जेंटीना के मेसी जो हैं उनका ये लास्ट फुटबॉल होने वाला है। बहुत बड़े बड़े नाम, उनका ये लास्ट फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप था, और उसके बाद वो दोबारा हमें वर्ल्ड कप के अंदर खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। एक शख्सियत जिनके बारे में पर्सनली मुझे दुख हुआ वो रोनाल्डो थे, बिकॉज उनके हिस्से में कोई ट्रॉफी इस तरह से नहीं आ सके। वर्ल्ड कप नहीं आ हिस्से में वर्ल्ड कप नहीं आ सकेगा, लेकिन लेट्स होप कि हमारे पास फुटबॉलर्स और भी आते रहेंगे और हमारे पास स्टार्स और भी आते रहेंगे, और इसी तरह से आने वाले सालों में हमें महसूस करते रहेंगे। इसी के साथ इन ग्रुप्स के अंदर जो टीम्स थी, जो टॉप टीम्स थी, उनका टॉप पे आना बनता था, बिकॉज इनकी लाइनअप जो है टीम मेंबर्स की और टीम प्लेयर्स की, इनका रिकॉर्ड अपने क्लब्स में भी बहुत अच्छा रहेगा। फ्रांस और स्पेन जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। आज आप शाम को देख सकेंगे मैच फ्रांस और स्पेन के दरमियान, और अगर आप फ्रांस और स्पेन को चाहते हैं एंजॉय करना अच्छे तरीके से तो प्लीज़ अपने फैमिली वालों को और अपने दोस्तों में भी अलग अलग बैठ के देखिएगा, एक साथ बैठ के मत देखिएगा, क्योंकि जिस तरह क्रिकेट के ऊपर शायकीन जोशीले हो जाते हैं, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वो अलग अलग मुल्कों में अलग अलग टीम्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारे पास एक ही कमरे के हम जरा जज्बाती लोग हैं ना, हम जरा जज्बाती लोग ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। ऑल्दो मैंने फुटबॉल के बहुत से फैंस को देखा है वो भी जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन हम जो साउथ एशियन हैं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हैं। इसीलिए शायद हमारे फैसले माजी के मुख्तलिफ
होते हैं और फिर जब हम आ जाते हैं ना हाल के अंदर तो वो दोबारा से हम कहते हैं वो हमने शायद माजी के अंदर कुछ गलत कर लिया था। खैर इस पे बात करते हैं, लेकिन फीफा से एक और खबर आपको देनी है जहाँ पर मैदान में खिलाड़ी रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। वहीं तमाशाई जो है ना उन्होंने कहा कि अगर खिलाड़ी रिकॉर्ड बना रहे हैं तो भाई हमने भी पीछे नहीं रहना, हम भी हिस्ट्री बनाएंगे। अमेरिका और मैक्सिको और कनाडा की मुश्तरका मेज़बानी के अंदर ये फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप इस वक्त खेला जा रहा है और इस टूर्नामेंट ने इख्तिताम से कबल ही तमाशाइयों की तादाद के हवाले से गुज़श्ता 2 वर्ल्ड कप का मुश्तरका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिल्कुल तोड़ दिया। अच्छा, फीफा के मुताबिक अब तक जो नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स के मुताबिक जो मजमूई तौर पर 65,27,410 शायकीन हैं कि जिन्होंने स्टेडियम का रुख किया है। और इसके बाद अगर हम आपको न्यूज़ देते चलें तो वो ये है कि कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे 2018 में। अब 2018 और 2022 के जो वर्ल्ड कप्स थे उनके अंदर मजमूई तौर पर आने वाले 64,36,020 तमाशाइयों के अगर हम लोग कंपैरिजन में देखें तो हमें नजर आता है कि इस दफ़ा रिकॉर्ड बनाया गया। रूस में 2018 में खेले गए जो वर्ल्ड कप के अंदर शायकीन ने अपनी शमूलियत इख्तियार की, उसके अंदर हमारे पास 23,31,768, जबकि 7 लाख और शामिल कर लें। जी तकरीबन 30 कर लेते हैं। 30 लाख के से ज्यादा जो शायकीन थे वहां पर पहुंचे थे, जबकि वर्ल्ड कप के अंदर 34,04,252 अफराद ने स्टेडियम में मैचेस देखे। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लोगों का शौक क्या है, लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं किसी भी इवेंट के अंदर। इससे पहले जो इवेंट हुआ था उसमें हमने देखा था कतर के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में तमाशाई नहीं थे और कुछ लोगों ने तो उसको एक फ्लॉप वर्ल्ड कप भी करार दिया था, लेकिन इस मरतबा लोगों की बहुत ज़्यादा शमूलियत है। उसका रीज़न एक और भी है ना, 3 मुल्क इसको होस्ट कर रहे हैं, मैक्सिको भी है, कनाडा भी है, अमेरिका भी है, तो डेफिनेटली तमाम मुल्कों के जो फैंस हैं वो वहाँ पर आएंगे। बहुत ज़्यादा और दुनिया का वो वाला पार्ट है कि जहाँ पे लोग मजदूरी के लिए, कमाई के लिए सारी दुनिया से जाते हैं, तो लोग ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइट वर्ल्ड कप अगर आपने देखना है कोई तो वो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि सबसे कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप्स कौन से रहे थे। वही हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट कॉज करने वाले वर्ल्ड कप्स रहे हैं, बिकॉज कंट्रोवर्सी के साथ आती है एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। बाय द वे, जिस तरह से ये सेमीफाइनल स्ट्रक्चर कर लिया गया 4 इंपॉर्टेंट टीमों को ला के, आपको लग रहा है कि पीछे कोई प्लानिंग चल रही है इसको इंटरेस्टिंग बनाने की? अब चलनी चाहिए, अगर नहीं चल रही तो मसला होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि चारों बेस्ट टीम्स जो हैं वो सेमीफाइनल के अंदर पहुंच चुके हैं। ऑल्दो अभी तक एक दूसरे के सामने आई नहीं थी, वो एक दूसरे के साथ मुकाबला किया नहीं है, लेकिन वो पहुंच चुकी है क्योंकि सेमीफाइनल के अंदर तो हमें वो मुकाबला देखने को मिलेगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। और जिस तरह से पहला सेगमेंट भी आपने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात इस्लामाबाद, मुनाल और हमारी बिल्डिंग्स के बारे में हो रही थी जो कि अडल्ट्स का मैटर है। अब हम बात करेंगे बच्चों के मैटर के बारे में, और बच्चों का मैटर क्यों ना एट द सेंटर हो। हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, हर बच्चा किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या ऐप पे है, और आज के दौर में हमारे पास ये चीज़ सच है कि हर बच्चा जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है वो किसी ना किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे या किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जड़ा हुआ है। मतलब वो यूज़ भी नहीं कर रहा, उसके हाथ से लेंगे तो चीखेगा, पुकारेगा। अब टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट और इस तरह के कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिनके ऊपर बच्चे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम गुजार रहे हैं और इन्वॉल्व और हिस्सा बन चुके हैं इसका। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे बच्चे वाकई इस डिजिटल दुनिया के लिए तैयार हैं या नहीं। आयशा, हमारे बच्चों में कितनी एंग्जाइटी आना शुरू हो गई है टाइम के साथ साथ? सिर्फ बच्चों में नहीं, मुझे तो समटाइम्स फील होता है कि एडल्ट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑल द टाइम फ़ोन इस्तेमाल करते हुए एंग्जाइटी, फियर ऑफ अननोन, कंपैरिजन जो हर वक्त हमें दुनिया दिखाती है इस सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू, वो हमारे अंदर जज्ब होना शुरू हो चुका है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। एक लफ्ज़ कहा जाता था जो 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है, तालीम व तरबियत। तालीम व तरबियत होती थी घर वालों के ज़रिए, माँ बाप के ज़रिए, टीचर्स के ज़रिए, उसके बाद अपने दोस्तों के ज़रिए, दादा दादी हमारे मौजूद होते थे जो हमें अपनी किस्से कहानियों के ज़रिए हमारे अंदर वो वैल्यूज़ को इनेटली जज्ब करवाते थे। लेकिन अब तालीम और तरबियत, तालीम और उसके साथ साथ तरबियत का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, एंड दैट इज़ दिस फ़ोन। अब हर बच्चे के हाथ में, जैसे मुज़म्मिल ने कहा कि ये फ़ोन मौजूद होता है और बच्चे वही सीखते हैं जो इसके ऊपर दिखाया जाता है, क्योंकि बच्चे फितरी तौर पर वही हैं, एक क्लीन स्लेट की तरह। वो जॉन लॉक कहते हैं टैब्यूलर रास्ता, बच्चे क्लीन स्लेट की तरह होते हैं जनाब। उनके ऊपर वही लिखा जाएगा, वही वो सीखेंगे जो उसके ऊपर हम उन्हें बताएंगे या फिर सिखाएंगे। इस वक्त दुनिया भर के अंदर तो अंडरस्टैंडिंग इसकी आ रही है, लोग समझ रहे हैं, बड़े बड़े ममालिक जो है ना वो समझ रहे हैं,
लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इसकी अंडरस्टैंडिंग आ रही है या नहीं आ रही। हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, हम न्यूजीलैंड की बात कर लें, हम यूरोप के कई ममालिक की बात कर लें, वहाँ पर 16 साल से कम उम्र जितने भी बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और हमें वहाँ से शायद सीखना चाहिए। बहुत बुरी चीज़ें तो हम फ़ौरन से अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें भी हमें सीखनी चाहिए कि वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनको नज़र आ रहा है कि बच्चों की ग्रेट रीवायरिंग हो रही है, लेकिन क्या इस रीवायरिंग की अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान के अंदर मौजूद है? क्या हम समझ रहे हैं कि हमारे बच्चों के अंदर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं? आज ये हमारा टॉपिक है और इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए एक दावत देते हैं। हमारे साथ मौजूद है सारा अहमद साहिबा, जो कि चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो हैं। उनकी तरफ चलते हैं, वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि क्या किया जा रहा है। सारा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन। अच्छा, थोड़ा सा इस बात पे एक्सप्लेन करते चलें कि डिजिटल दुनिया हमारे लिए, हमें पता है कि अनरेगुलेटेड चल रही है। अब वहाँ पे चाइल्ड प्रेडिटर्स मौजूद हैं, जिनसी इस्तेसाल हो जाए, तशद्दुद हो जाए, बॉम्ब ब्लास्ट की वीडियोज़ हो जाएँ। इन जज्बात में से जब एक बच्चा गुजरता है अनरेगुलेटेड, तो उस पर क्या असरात पड़ते हैं इस चीज़ के, और कैसे डील किया जा सकता है इसके साथ? जी देखें, एक तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये नीड ऑफ द आवर है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान भी सोचे और ये इसकी तरफ जाए कि ये सोशल मीडिया शुड बी फॉर चिल्ड्रन अंडर 16। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में एक लैंडमार्क जो है ना, ये इन्होंने एक माइलस्टोन तय किया 2024 में, जो लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट हो गया, और उसमें बहुत जो है हेवी पनिशमेंट रखी गई है टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। इन कंपनीज को अराउंड $30 मिलियन का फ़ाइन रखा गया है। तो इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान भी अपने बच्चों के फ्यूचर को महफूज बनाने के लिए इसको जो है वो इस बिल को यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करे और ये बिल लेके आए। एंड जो, क्योंकि मैं बच्चों से डील करती हूँ, तो आपने जैसे यू राइटली पॉइंटेड इट आउट कि आजकल के बच्चा पूरे वक्त स्क्रीन से ग्लूड है, और इतना एडिक्शन, इतनी हाई लेवल पे एडिक्शन है कि जब उससे फ़ोन लो तो वो तो ही कैन नॉट सर्वाइव वो, और एंड दिस इज रिजल्टिंग इनटू एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बच्चों के जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एंड लॉस ऑफ एजुकेशन। ये मतलब ये चीज़ बच्चों को तालीम से दूर लेके जा रही है। एंड और इसका पेरेंट्स, अच्छा सारा, अगर मैं आपसे चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के बारे में पूछूं, उसकी ज्यूरिसडिक्शन या उसका मैंडेट क्या है? क्या इट इज़ जस्ट अबाउट बच्चों को ज़ाहिरी तौर पर फिजिकली आप किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसकी ज्यूरिसडिक्शन यहाँ तक भी फैलती है कि बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं, खाने के मामले में नहीं, अपने अंदर क्या लेके जा रहे हैं, उनकी रूह के अंदर क्या उतर रहा है? इस चीज़ के लिए भी कुछ रिसर्च की जाती है, कुछ थिंक टैंक्स आपके साथ जुड़े हुए हैं सारा? जी बिल्कुल। देखिए, ब्यूरो का, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का प्राइमरीली जो मकसद है वो यही है कि जो मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट है, जो बच्चे हैं हमारे, डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड बच्चों को रेस्क्यू करना, उनको रिहेबिलिटेट करना, मतलब उनकी काउंसलिंग करना, जो अब्यूज़ का शिकार हो गए, चाहे वो साइबर, वो ये ऑनलाइन अब्यूज़ भी हो सकता है, तो इनको रिहेबिलिटेट करना और फिर इनकी ज़िंदगियाँ ट्रांसफॉर्म करना। तो हम एम्पावर करते हैं, इनको जॉब्स दिलाते हैं व्हेन दे आर अबव 18, यू नो, और फिर एग्जिट करते हैं। तो एक पूरा चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम फॉलो किया जाता है। एंड ऑफ कोर्स, यू नो, ऑनलाइन अब्यूज इज आल्सो पार्ट ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन। सो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उस पर भी, उसकी अवेयरनेस के लिए भी बहुत काम करता है, एट द ग्रास रूट लेवल ऑल्सो, नॉट जस्ट ऑन मीडिया और सोशल मीडिया, बट स्कूल्स को टारगेट करते हैं, पेरेंट्स को, बच्चों को एंड टीचर्स को, उनको बताने के लिए कि बच्चे को ऑनलाइन अब्यूज से प्रिवेंट किस तरह करना चाहिए, कौन से ऐसे गेम्स हैं जो बच्चे ऑनलाइन उनमें इन्वॉल्व होकर किडनैपिंग की तरफ जा चुके हैं, क्योंकि किडनैपिंग हो जाती है। उन स्कूल्स के साथ भी आपका इंटरेक्शन रहता है, पेरेंट्स के साथ भी रहता है, बच्चों के साथ भी रहता है, एंड देन यू नो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन रहता है। क्या पेरेंट्स लेवल पर इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ख़राब हो रहे हैं? क्यों स्कूल लेवल पर ये अंडरस्टैंडिंग है? एंड इन द एंड ये बताइएगा, क्या हमारे गवर्नमेंट लेवल पर ये वाली अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, या फिर इस बारे में कहीं पर कोई सीरियस डिस्कशन होती है कि हाँ ऐसा कोई बिल लाना चाहिए, ऐसा कोई कानून बनना चाहिए? जी बिल्कुल। मतलब आई कैन टेल यू कि गवर्नमेंट
अभी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग कि सोशल मीडिया शुड बी बैंड फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स, वो उन डायनामिक्स पे काम कर रहे हैं कि अब ये पनिशमेंट किस पे लागू होती है, पेरेंट्स पे या फिर टेक्नोलॉजी कंपनीज पे, क्योंकि मैं पर्सनली समझती हूँ जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने किया है हमें उस मॉडल की तरफ जाना चाहिए कि जो कंपनीज हैं उनकी तरफ हो, और वो हमारा CNIC कार्ड बच्चे का जो है उस तरह वो चेक करके नादरा से, और फिर बच्चे को अलाउड होना चाहिए कि वो एक्सेस कर सके उस प्लेटफॉर्म को। तो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। एंड इसके अलावा मैं आपको बताऊं 2022 में NCRC, यूनिसेफ एंड पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक रिसर्च की और उससे पता चला कि जो साइबर टिप लाइन रिपोर्ट होती है उसमें पाकिस्तान का रैंक बहुत हाई है। मतलब पाकिस्तान से 2 मिलियन रिपोर्ट्स जनरेट हुई थी साइबर ऑनलाइन अब्यूज़ की, बच्चे जिसमें इन्वॉल्व थे। सो यू नो दैट्स अ बिग नंबर, एंड टू काउंटर दैट हमें इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप लेना होगा और इसकी प्रॉपर सर्वेलेंस, इसकी मॉनिटरिंग, पेरेंट्स की अवेयरनेस देना, बच्चों को अवेयरनेस देना। ये बात तो डेफिनेट है सारा कि हम लोगों को जो कि है ये एक स्टेप लेना होगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे पास वर्चुअल वर्ल्ड जिस स्पीड से बनता चला जा रहा है और प्रोग्रेस करता चला जा रहा है, क्या गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट्स इसके ऊपर पाबंदियाँ, कोई कंटेंट पे कदगन, कुछ इस तरह का मामला सोच रहे हैं या अभी इस बारे में कोई बात नहीं हो रही? नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल मेरी नॉलेज में है। मैं एक डिस्कशन का भी पार्ट रही हूँ जिसमें गवर्नमेंट सोच रही है कि ये बैन कर दे। और चाइना, आई जस्ट केम बैक फ्रॉम चाइना, वहाँ पे भी कंप्लीट बैन है। द चिल्ड्रन कैन नॉट यूज सोशल मीडिया, यू नो, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। और मैं आपको बताऊँ बच्चों के अंदर कॉग्निटिव मैच्योरिटी होती ही नहीं है कि वो सेफली नेविगेट कर सकें कि क्या सही है क्या गलत है, एंड फिर वो मैनिपुलेट हो सकते हैं ईजिली। So it's important that we do it, and it's high time that we do it. हमें पेरेंट्स को भी तो कॉल आउट करना चाहिए सारा कि पेरेंट्स भी तो फ्यूचर को अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं ना। पेरेंट्स ने भी तो बच्चों को सिर्फ मोबाइल्स के सपोर्ट कर दिया है और बहाना ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, ज़िंदगी ने बहुत मसरूफ़ कर दिया है, नौकरियां हैं, पैसे कमाने हैं, और ठीक है बच्चा थोड़ी देर के लिए उसके हाथ में फ़ोन होगा तो क्या ही हो जाएगा। तो हमें मेरे ख्याल से उनको भी कॉल आउट करना चाहिए। एंड आप से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चीज़ को रीइटरेट करें, क्योंकि आप पेरेंट्स से भी मिलती हैं, बच्चों से भी मिलती हैं, स्कूल काफ़ी आपका इंटरेक्शन रहता है, कितना ज़्यादा असर करती है ये चीज़, पेरेंट्स को ये बताने की ज़रूरत है। जी एंड मैं आपको सिर्फ ऐड करना चाहूँगी कि मैंने पेरेंट्स से डिस्कस किया ये बात, एंड दे आर सो वेलकमिंग टुवर्ड्स इट। मतलब वो इतने सपोर्ट कर रहे हैं एंड कि अगर ये गवर्नमेंट कर देती है तो, बिकॉज पेरेंट्स भी बहुत तंग है, दे आर ऑल्सो फेड अप, एंड उनको नहीं समझ आ रहा वो किस तरह बच्चे को स्क्रीन से हटाएं। जी उनको समझ नहीं आ रहा है, वो इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि पहले आपने हाथ में फ़ोन दे दिया, उसके बाद जब लेने की बात ही बच्चा एडिक्ट हो गया। बच्चे को नहीं पता कि वो अपने अंदर क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या जज्ब कर रहा है, वो तो एक क्लीन स्लेट की तरह होता है। तो पेरेंट्स की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। सारा थैंक यू सो मच। आई होप जो आप कह रही हैं कि बातचीत हुई है और सोचा जा रहा है कि बैन किया जाए, इसके ऊपर अमल दरामद भी हो, कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशन इसकी होना बहुत ज़रूरी है। सारा हमारे साथ मौजूद थी, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो। दुनिया जो है ना वो अब तब्दील हो रही है, दुनिया ये सोच रही है कि हमने अपने मुस्तकबिल को, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को कैसे सेव करना है। तो इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट लेवल पर भी सोचा जाए एंड पेरेंट्स भी ये सोचें कि आपने अपने बच्चों को कैसे महफूज करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी टेक कंपनीज आज के ज़माने में एक अनहेल्दी रेस में इन्वॉल्व हो चुकी हैं, जिसके अंदर AI की डेवलपमेंट एक कंपटीशन बन चुकी है टॉप टियर लेवल पे, जो हम कंज्यूमर्स के लिए एक जहर से कम नहीं है। इसी मैसेज के साथ चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। अपने आप को वेल रिसर्च रखिएगा। जी ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब आपके पास बहुत से मौके मौजूद ना हो तो एक इंसान, आम इंसान क्या करेगा, मायूस होकर घर बैठ जाएगा या फिर शिकायत करना शुरू कर देगा। और अगर एक ऐसा इंसान हो जिसके अंदर एक जज्बा हो, एक मोटिवेशन हो, अपने आप से आगे निकलने की लगन हो, तो वो क्या करेगा, नई नई इनोवेशंस ढूंढेगा। वो टमाटर या मिर्च से भी कमाई का जरिया जो है ना उसको बेहतर बनाकर आगे लेकर आएगा। ना सिर्फ खुद फ़ायदा हासिल करेगा बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो जाएगा। अगर आपके पास कच्चे टमाटर या फिर मिर्चें मौजूद हैं तो उनको आप वैल्यू ऐड करके मुख्तलिफ तरीके से एक ऐसा कारोबार बना सकते हैं जिससे आपकी आमदनी में हो जाएगा बहुत ज़्यादा इजाफा। और ऐसा करके दिखाया है कोयटा के एक नौजवान ने। उन्होंने वैल्यू ऐड करके ये सब्जियां मार्केट में पेश की और इससे उसकी कीमत जो है वो कई गुना बढ़ भी गई, बल्कि एट द सेम टाइम
ज़्यादा जो किया जाता है ना जब सब्जियां खराब हो जाती हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा कम हो। अच्छा, अनप्रोसेस्ड वेजिटेबल्स के अंदर डिहाइड्रेशन भी और फिर आप जो टमाटर है उसका भी प्रोसेस आगे कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के एक ज़रूरी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मलिक बख्त हैं, इनका नाम है, और इन्होंने ये चीज़ की कि इन्होंने उठाए टमाटर मिर्चें और इनको इन्होंने ड्राई कर दिया। अब मुनासिब स्टोरेज ना होने की वजह से और प्रोसेसिंग ना होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर हर साल एक बड़ी मिकदार है सब्जियों की, फलों की जो ज़ाया हो जाती है। और दूसरी जानब दुनिया भर में कुदरती केमिकल से पाक और अच्छा ऑर्गेनिक फूड जो है वो लोगों को ज़रूरी भी है और लोग उसको जाके एक्स्ट्रा प्राइस पे भी ख़रीदते हैं, तो आप इस कीमत में इजाफे से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान है जिनका भी आपको नाम बताया, मलिक बख्त इनका नाम है, और इन्होंने इसी मसले का हल ढूंढा, उस हल को कारोबार में तब्दील किया और 2021 में इन्होंने एक ज़रूरी स्टार्टअप का आगाज़ किया जिसका मकसद मकामी किसानों की पैदावार को वैल्यू ऐड करके और मंडियों में और बाज़ारों में लेके आना था, सार्फिन तक पहुंचाना था, जिसमें खसूसी तौर पे नशोनुमा का ख्याल रखा गया। और क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड फूड खा रहे हैं तो इसके अंदर मौजूद तमाम तर जो अच्छे अज्जा हैं आपकी बॉडी के लिए वो ज़ाया नहीं होते। अगर हम अपने असलाफ की तरफ देखें ना, जब रेफ्रिजरेटर्स मौजूद नहीं होते थे, ये सारी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं होती थी, तो वो ड्राई करके रख लेते थे, ऐसे ही महफूज बनाया करते थे। बस इन्होंने उस हमारी जो एक हिस्टोरिक एक तरीक़ाकार था, प्रोसेस था ना, उसको ये लेकर आए हैं। उन्होंने जो है ना एक स्टार्टअप के तौर पर सामने रख दिया। ये स्टार्टअप जो है ना उनका नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कोयटा से इंक्यूबेट हुआ था, जबकि इसकी बानी मलिक बख्त साहब जो है ना, सबसे अच्छी बात मुझे इस खबर की लगती है कि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से है, बलूचिस्तान से वो पढ़कर आए हैं और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। आज हमारे साथ मौजूद है मलिक बख्त अली साहब, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं, कहाँ से उनके सफ़र का आगाज़ हुआ और कैसे आइडिया आया कि डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह जो है ना वो मार्केट में बेचे जा सकते हैं और एक पूरा स्टार्टअप बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम मलिक बख्त साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का करम। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको माशाल्लाह इस स्टार्टअप के ऊपर। थोड़ा बताइए कहाँ से आपकी जर्नी का आगाज़ हुआ, कैसे जहन में आया, कहीं से कहाँ से ये आइडिया जो है ना अडॉप्ट किया आपने? बेसिकली मेरी अपनी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो मेरा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर से है और मैं मास्टर्स इन एग्रीकल्चर हूँ। हम फार्मिंग कम्युनिटी से इंटरेक्ट भी करते हैं, वाइज भी कर रहे होते हैं, उनसे मिल भी रहे होते हैं मुख्तलिफ हवालों से, क्रॉप्स के हवाले से। तो मैंने हमेशा ये चीज़ कभी महसूस की कि जब हम एक रा या फ्रेश टमाटो बेचते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू बड़ी कम असेस की जाती है, कुछ सीजन्स होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है और फार्मिंग कम्युनिटी के पास कोई ऐसा अल्टरनेट नहीं होता कि वो अपने इस बिज़नेस को अच्छी तरह एक्सेल कर सकें। तो हम उनको एडवाइस कर रहे होते थे कि यार आप अपने टमाटोज़ को, अपनी चिलीज़ को, अपने ऑनियंस को, अपने गार्लिक को आप डिहाइड्रेट करें, इनको खुश्क करें और इनको वैल्यू ऐड करके सेल करें। लेकिन एग्रीकल्चर कम्युनिटी के अपने बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, वो और बहुत से मसाइल में घिरे हुए होते हैं, तो इसलिए शायद उन्होंने इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया। तो जब मैंने काफ़ी चीज़ महसूस की कि अगर हम इसके ऊपर एक फ़ोकस होकर काम करें, फ्रेश मटेरियल मौजूद है, फ्रेश क्रॉप्स मौजूद हैं, ऑनियन, गार्लिक, टमाटो, चिलीज़, मिंट, जिंजर, मतलब ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं हमारे डायस्पोरा के अंदर, हमारे इकोसिस्टम के अंदर। तो हमने फिर इसको डिहाइड्रेट करने का सोचा और 2021 में हमने इसका आगाज़ किया और शुरू में हमने ऑनियन और ग्रीन चिली और गार्लिक से स्टार्ट किया। उसका ये नतीजा निकला कि हमें ये बताते चले, अनियन, ग्रीन चिली और गार्लिक आपने कहा, आपने इन 3 चीज़ों से आपने शुरुआत की। पहली बात ये, प्रिजर्वेटिव से पाक होगा, उम्मीद तो यही है, और अगर ऐड करते हैं तो कौन सा? और अगर डिहाइड्रेटेड सब्जियां कोई किसान ला के रखना चाहता है शेल्व्स के ऊपर तो शेल्फ लाइफ कितनी होगी? अच्छा, अगर आप टमाटो की शेल्फ लाइफ की बात करें तो 6 to 8 मंथ आप इजीली शेल्फ लाइफ उसकी जो है ना इनहेंस कर सकते हैं। अगर फ्रेश टमाटो को आप डिहाइड्रेट करते हैं तो 6 मंथ आप इजीली उसको प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, 6 to 8 मंथ एयर टाइट जार्स के अंदर। और हम कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करते, हमारे पास बिल्कुल हम ISO सर्टिफिकेशन से अपने प्रोसेस को गुजार चुके हैं, जिसमें हमारे पास फूड ऑडिटर्स आते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमने कोई प्रिजर्वेशंस डाली हैं या नहीं डाली हैं। PCSRI को हम अपने सैंपल्स जो है ना फ्रीक्वेंटली भेजते रहते हैं, अपने आप को असेस करते रहते हैं, क्योंकि ये एक सिर्फ बिज़नेस नहीं है, ये एक नोबल काज भी है कि हमने एक ऐसी फूड मार्केट के अंदर लेकर आनी है या ऐसा प्रोडक्ट लेकर आना है कि जो हेल्दी भी हो और जो है बेनिफिशियल भी हो।
अच्छा मलिक आजकल बख्श, functional ऑनेस्टली food मुझे को तो बहुत खुशी इस बात की हो रही है, आप टमाटर ला कर रखते हैं, दूसरे दिन के बाद फ्रिज के अंदर ना वो कोने पे नज़र आ रहे होते हैं कि वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो अब हम 6 महीने साल तक एटलीस्ट अपने टमाटरों को बचा कर रख सकते हैं। ये बताइएगा कि इसके अंदर अगर आप टमाटर को डिहाइड्रेट करना चाहते हैं या ये सिलसिला शुरू करना चाहते हैं स्टार्टअप का, इस बिज़नेस का, इसके अंदर लागत कितनी आएगी, कितने पैसे से एक किसान अगर करना चाहता है तो इसका आगाज़ कर सकता है? और डिपेंड करता है कि आपने कितने स्केल के ऊपर अपना जो है ना जो वॉल्यूम डेवलप करना है। अगर आपने इनिशियली एक लर्निंग प्रोसेस के लिए काम करना है तो आप 5 लाख के अंदर अंदर रहते हुए पूरा सेटअप डेवलप कर सकते हैं। उसमें आप 10 से 15 डिहाइड्रेटर्स रख सकते हैं, उसके अंदर आप अपने लिए ग्राइंडिंग मशीन्स रख सकते हैं, और उसके अंदर आप जो है ना अपनी सर्टिफिकेशंस, क्योंकि मेरी जो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर फोकस्ड होता है कि आप सर्टिफाइड हों, प्रोडक्ट सर्टिफाइड होंगी, कस्टमर के अंदर जो है ना अथेंटिसिटी डेवलप होगी कि उसके अंदर एक अट्रैक्शन आएगी कि वो समझेगा। अदरवाइज अगर हम ड्राई प्रोडक्ट्स को विदाउट सर्टिफिकेशन सेल आउट करते हैं तो उसके अंदर कोई चार्म नहीं रहता, कंज्यूमर रिलेक्टेंट होता है कि यार पता और नहीं एक मरतबा ये आपने कोई कस्टमर का authentic ट्रस्ट नहीं। लूज कर दिया तो उसके बाद दी एंड है, उसके बाद आप दोबारा गेन नहीं कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट मलिक बख्श, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, अल्लाह करे इसी तरह से और भी नौजवान बलूचिस्तान कोयटा से निकले और पाकिस्तान का नाम रोशन करे अपने मुल्क के लिए और अपनी कम्युनिटी का भी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट हमें ज्वाइन करने के लिए। जनाब एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है इस उम्मीद के साथ कि ये जो पूरा पाकिस्तान है इसके चप्पे चप्पे से इसी तरह से नौजवान निकलेंगे, बजाय इसके कि वो गलत तरफ जाएं या फिर उनको रेडिकलाइज किया जाए। ये बेहतर है कि उनको इस तरफ लगाया जाए कि कैसे आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं, कैसे आप मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। ब्रेक की तरफ जाते हैं। कोई भी क्रिएटिव काम जब अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया जाता है तो क्रिएटिव लोग बहुत खुश होते हैं, और यही कलर्स हमें नजर आ रहे हैं एक ड्रामा में, कि जो ड्रामा अभी रिसेंटली मोमल और एमडी प्रोडक्शंस ने मिलकर जॉइंट वेंचर रिलीज किया है। और ये है किस बारे में? इस बारे में कि आज के दौर में मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स सिर्फ तफरी या राब्ते का जरिया नहीं रहे, एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रहे, बल्कि एट द सेम टाइम हमारी सोसाइटी के अंदर हमने ये देखा है कि लोगों ने इसमें रोजगार, शोहरत, कामयाबी और एक नई दुनिया है जो अपनी बसा ली है। लाखों नौजवान ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंसर बनने का ख्वाब देखते हैं और फैमिली व्लॉगिंग की तरफ जाते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ लेके आते हैं कि ताकि बिजनेस बना सकें। और मेरी तरफ देख रहे हैं, आपको पता है मैं क्या सोचती हूँ। नहीं, आपका इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, आई लव योर कंटेंट बाय द वे। और इस चीज के बारे में हमारे ड्रामाज ने अभी तक इतनी गहरी बात नहीं की थी जो अब हमें इस ड्रामा में देखने को मिलेगी। बहुत जरूरी है क्योंकि सोसाइटी का असल चेहरा आप उसकी आर्ट्स के अंदर, आप उसकी फिल्म्स के अंदर, उसके ड्रामास के अंदर देख सकते हैं। और अब एक बहुत बड़ा एक इशू कहना चाहिए, एक टॉपिक कहना चाहिए, फैमिली व्लॉगिंग जो है ना वो भी बन चुकी है। और उसके ऊपर ये ड्रामा आया है बॉम्बे टेलर्स, जिसका आगाज हो चुका है कल रात को 8 बजे। पहली एपिसोड जो है वो नशर हो चुकी है और उसका रिस्पॉन्स ऐसा था कि हमने सोचा कि भाई नहीं, हमें अपने शो के अंदर इसकी कास्ट को बुलाना पड़ेगा, कास्ट को बुलाना ही बुलाना पड़ेगा। अब जिस तरह से आपको आयशा ने बताया कि कल एक एपिसोड होगी, आज दूसरी एपिसोड होगी, मैं आपको ये बताते चलूं कि एमडी प्रोडक्शन और मोमल प्रोडक्शन का जॉइंट वेंचर है और इसके अंदर कास्ट में आपको कई ऐसे चेहरे नजर आएंगे जिनको देख के आप एक्साइटेड होते हैं, जिसके अंदर आपको अली सफीना भी मिलेंगे, जिसके अंदर आपको सानिया सईद भी मिलेंगे और जिसके अंदर आपको आज हमारे गेस्ट भी मिलेंगे। और हम आपके लिए लेके आए हैं मेन लाइनअप, मेन कैरेक्टर, स्टार ऑफ द शो। हाउ अबाउट यू डिस्क्लोज द नेम? अली अंसारी हमारे साथ मौजूद है और थोड़ी देर के बाद उनकी जो लीड में मौजूद है कास्ट में वो भी ज्वाइन कर लेंगे, अनीका जुल्फिकार। तो अली से आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप लोग कैसे हैं? जबरदस्त, कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा रिस्पांस हमने सुना है कि मिला है और बहुत ही अच्छी एपिसोड भी थी पहली। सबसे पहले ये बताएं आपको फीडबैक पहली एपिसोड का कैसा मिला है? जी अल्लाह का शुक्र है, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि द फीडबैक वाज वेरी गुड। द स्टोरी वाज वेल पेस्ड, वेल रिटन और एक्सिक्यूशन बड़ी अच्छी लगी क्योंकि हमने भी खुद पहली एपिसोड पहली दफा देखी ना कल सबके साथ। So it was very nice. The feedback has been great and looking forward to the second episode tonight inshallah. Now we are all looking forward to it. अली सबसे पहले तो ये बताइए, हम सब समझते हैं कि कोई भी टॉपिक जो है ना वो एक ड्रामे का मौजू तब बनता है जब वो बहुत ज़्यादा या तो एक मसला बन जाता है या फिर एक चेहरा बन जाता है किसी भी माशरे का। तो क्यों सोचा गया कि फैमिली व्लॉगिंग इसको मौजू बनाया जाए ड्रामे का? क्या इर्द गिर्द को देखकर, सोशल मीडिया को देखकर या फिर सोशल मीडिया स्टार्स को देखकर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है ना वो फैमिली व्लॉगिंग के इर्द गिर्द रखी हुई है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सो द मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज के हमारे दादा, हमारे पेरेंट्स, फिर हम
तो होता क्या है कि जी उनका एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है, फॉर ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है कि जी इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से फैमिली लेगेसी को आगे लेके चलना है, जो हमने किया वो तुम भी करोगे, इंशाल्लाह तुम्हारे बच्चे भी करेंगे। लेकिन कंसिडरिंग नाउ इट्स अ वेरी जेन ज़ी ओरिएंटेड टाइम। So what happens is कि पहले digital platforms नहीं थे, अब digital platforms हैं. So what happens is that these avenues give individuals, the young individuals, options to raise their voice, speak for themselves, break through the matrix or a bubble that they're stuck in. तो उससे ना उनको बड़ा फायदा होता है. तो इसमें क्या हम कर रहे हैं कि we're bridging the gap between the traditional mindset and the Gen Z mindset, which is through digital platforms. एक सवाल मैं कर लूं फिर आपके देन ऑल योर्स। अली से आप सवाल कीजिएगा। अली, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फैमिली व्लॉगिंग? अली अंसारी क्या सोचते हैं फैमिली व्लॉगिंग के बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ी एफर्ट लगती है इस काम में और बहुत गट्स चाहिए होते हैं अपनी फैमिली को दिखाना, अपने घर को दिखाना, अपनी प्राइवेट लाइफ को सैक्रिफाइस करके आवाम को एंटरटेन करना। तो जितने भी लोग कर रहे हैं जो सक्सेसफुल हैं, बेस्ट विशेस टू देम जो वो कर रहे हैं। हर किसी का अपना परसेप्शन होता है, लेकिन हमने ये भी एक्सेप्ट करना है कि कोई भी कंटेंट हो, चाहे वो व्लॉगिंग हो जिसकी आप बात करें, उसमें बहुत एफर्ट लगती है, ठीक है। और अगर हम अपने सोशल मीडिया एप्स पे स्क्रॉल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी नजर पड़ी जाती है उस पर और हम रुक जाते हैं और हम देखते हैं कि अच्छा हो क्या रहा है। सो इट इज वेरी इंट्रीगिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी डेंजरस एट द सेम टाइम, बट वो कर रहे हैं और उनको आपको पता है ना, आपने बहुत सेफ आंसर दिया है। मैं सेफ आंसर की बात नहीं है, देखिए आप सही कह रही हैं कि सेफ आंसर होगा, बट आंसर एक्चुअली बड़ा करेक्ट है, बिकॉज considering the fact that these vloggers are doing what they're still making money. See, देखें जब पैसा आ रहा होगा उनके पास और ठीक ठाक पैसा आ रहा होगा, वो क्यों रुकेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे? But we cannot, if someone is not doing vlogging, उसका असर क्या हो रहा है? Because you have influence, you are influencing a lot of people. Absolutely. And you don't know उनकी जिंदगियां या उनके हकाइक क्या हैं। अच्छा, जिंदगी और हकाइक से you never know कि उनका बैकग्राउंड क्या है, बट ये है कि देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि इट कम्स विद इट्स प्रोज एंड कॉन्स। एक तो ये है कि आपको माइलेज मिल रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्राइवेट लाइफ बिल्कुल ही सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज हो रही है। सबको पता है कि जी आपका घर कैसा दिखता है, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन सी गाड़ी में बैठते हैं, क्या आपके रूट्स हैं, कहाँ आप बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। सो इट्स नॉट ईजी, बट वो कर रहे हैं। और उनका ये भी होता है कि वो जब बना रहे होते हैं, वो उसके 1, 2 या 3 दिन बाद पोस्ट करते हैं उस चीज को, बिकॉज दे नॉट देयर, दे डोंट शेयर देयर वेयरअबाउट्स। ये बड़ी टेक्निकल एक चीज है व्लॉगिंग की, बट ये है कि वो कर रहे हैं तो गुड फॉर देम। बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है, और बहुत अच्छी आपने बात की कि इट टेक्स गट्स के कोई काम प्रोड्यूस करना, उसको स्क्रीन पे लेके आना और फिर उसको पब्लिक तक पहुंचाना, सैक्रिफाइस करते हुए अपनी प्राइवेसी को। लेकिन फिलहाल कीपिंग डॉलर्स एट द सेंटर के यहाँ पे इस डिस्कशन में व्लॉगिंग और व्लॉगिंग का रिश्ता डॉलर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें अनीका ने भी ज्वाइन कर लिया है और हम चलते हैं अब अनीका जुल्फ़िकार के पास पूछने के लिए उनसे, और फिर वापस मैं अली आपके पास आऊँगा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम अनीका, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं कि डॉलर्स का मामला कहाँ तक पहुँचा, और दूसरा अनीका आपका एक्सपीरियंस ये रोल प्ले करने का कि जिसमें आपका जो फैमिली है, जिस फैमिली के साथ आप अटैच होने जा रहे हैं, वो टेलर्स की फैमिली है और वहाँ पे भी एक बागी सा बच्चा जो खड़ा हो रहा है, और दूसरी तरफ आप हैं कि जो एक व्लॉगिंग का पर्सपेक्टिव लेके आ रही हैं, जिस तरह अली ने कहा बहुत जेन ज़ी ओरिएंटेड ज़माना है जिसमें हम रह रहे हैं। ये कैरेक्टर प्ले करना कितना डिफरेंट था? बिकॉज अभी तक व्लॉगिंग पे ड्रामा और फिर एक व्लॉगर का किसी ऐसी फैमिली में जाना, ये सोसाइटी में एक बड़ी डिफरेंट सी वाइब है। आई थिंक कि आजकल ये जो रियलिटी है ये इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई, तो मुझे लगता है कि इट डिडंट फील लाइक कि ये हमसे बाहर या हमसे अलग कोई चीज़ है, क्योंकि जिसमें जितनी भी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं इस वक्त, वो सारी कॉन्वर्सेशंस हैं जो हम घर पे कर रहे होते हैं, जो कि अभी तक ड्रामों में रिफ्लेक्ट नहीं हुई, लेकिन इट्स अबाउट टाइम कि ये टॉपिक भी मेन स्ट्रीम में आ रहा है। That is the beauty of the arts या ड्रामा और फिल्म्स की जो बात हम आपस में नहीं कर पाते, हम ड्रामास के थ्रू, अपने एक्ट्रेस के थ्रू, आर्ट के थ्रू कह देते हैं। ये बताइए अनीका, कितना मुख्तलिफ किरदार था ये, बाकी जो आपने किरदार इससे पहले निभाए हैं उनसे कितना मुख्तलिफ किरदार था? ये काफ़ी मुख्तलिफ किरदार था, लेकिन अगर मैं
ऑनेस्ट होके कहूँ तो काफ़ी मुझसे करीब कैरेक्टर था मारुफ का। मारुफ एक ऐसी लड़की है जो कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहती है। वो अपने ख्वाबों को लेकर बहुत ढीठ भी है, जिस तरह से मतलब मैं भी इस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ। और आजकल की जो काफ़ी ज़्यादा लड़कियां हैं वो अपने ख्वाबों की वर्थ जानती हैं, वो अचीव करना जानती हैं। बस उनका ये स्ट्रगल होता है कि घर वालों को किस तरह से कन्विंस किया जाए, क्योंकि इवन जब वो रोक रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो एक प्लेस ऑफ केयर से आता है। एक कंसर्न होती है उनकी, क्योंकि वो दुनिया बहुत अलग है उस दुनिया से जिसमें हमारे पेरेंट्स ग्रो अप हुए थे। तो वो भी हमारे साथ ग्रो कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो उनके साथ भी पेशेंस रखनी होती है और उनको साथ लेके चलना होता है। तो स्ट्रगल यहाँ पे आती है। अच्छा, मैं अब अली की तरफ जाना चाहूँगा। जिस तरह आपने कहा बहुत ढीठ है अपने ख्वाबों को लेके, जो दूसरी तरफ अली कैरेक्टर प्ले हो रहा है सैफ़ी का, तो वो भी लड़ के एक पुराने तर्ज को तोड़ना चाह रहा है और एक नए तर्ज पे चलना चाह रहा है। यहाँ पे हमें सैफ़ी का उसकी वाइफ के साथ जो रिलेशन है, इन दोनों का कॉमन ग्राउंड नज़र आता है। और इस कॉमन ग्राउंड में मियाँ बीवी का रिलेशन हमें इस ड्रामे में कैसा नज़र आएगा? इस ड्रामे में आपको जो रिलेशनशिप है वो बहुत मज़े का नज़र आएगा, क्योंकि आप बस ये सोच लें कि जब टू इंडिविजुअल्स जो अलग अलग अपनी एक दुनिया में लगे हुए हैं और अपने पैशंस को ढूंढना चाह रहे हैं, वो अंडर अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस एक साथ हो जाएं और वो अनलाइकली मैच है, तो क्या होगा? सो दे हैव टू स्टार्ट टू एक्सेप्ट ईच अदर, दे हैव टू स्टार्ट टू गेट टू नो ईच अदर एंड दे हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो वो सपोर्ट करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और बड़ी मजे की कम्युनिकेशन होती है उन दोनों की। सो इट्स अ फ्रेंडशिप दैट ग्रोज। अच्छा, ये बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बात है। होनी भी चाहिए और ये हमें आई होप नज़र भी आएगा इंशाल्लाह आगे आने वाली एपिसोड्स के अंदर। मुझे ये बताइए अली, हम अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के अंदर देख रहे हैं कि तब्दीली आ रही है, एंड देन जनरेशन के फ़र्क की वजह से इस कास्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम भी थे। सानिया सईद साहिबा जिस तरह से, अली सफ़ीना अली ताहिर, दानिया अनवर भी थी, एंड देन तनवीर अहमद साहब भी थे। क्या एक्टिंग के अंदर भी तब्दीली आई है? लाइक जो पहले वाली जनरेशन थी जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, जिनको हम सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या नई जो आने वाली जनरेशन है उनका स्टाइल मुख्तलिफ है, या फिर अभी भी आप देखते हैं अपने सीनियर्स की तरफ कि नहीं भाई जो क्राफ्ट है ना वो हमें वहीं से सीखना पड़ेगा? एब्सोल्युटली, सीनियर तो सीनियर होता है ना वो सीनियर को आप उस्ताद ही मानेंगे, तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। But obviously, the new generation is bringing their own style as well, because obviously trends different हैं, कुछ नई चीजें आ गई होंगी that you can learn from yourselves and from the previous actors। तो जब हम सेट पे होते हैं तो कभी कभार कुछ ऐसे चैलेंजिंग सीन्स आते हैं जिसमें CR के वक्त ही हमें समझ आ जाता है कि यार ये इस लेवल पे सीन जाएगा, या फिर जो हमारे सीनियर एक्टर्स हैं वो कौन सा एक एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं या कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं जो हमें बड़ा अच्छा लगता है। एंड इफ यू आर स्मार्ट यू विल लर्न, इफ यू आर नॉट दैट स्मार्ट और इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड फिर आप उसे बस जाने देंगे अपॉर्चुनिटी को। मेरे पास अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड अनीका के लिए क्वेश्चन एक आ रहा है। अब आयशा, आपने देखा है कि हमारे अक्सर बच्चे जो व्लॉगिंग की तरफ जाना चाहते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर उनसे वो वाला पार्ट नहीं डील किया जाता कि जहाँ प्राइवेसी मेंटेन रखनी है, किस तरह से बैलेंस करना है, कितना दिखाना है, कितना दिखाना है, कितना छुपाना है। अनीका, आपने इस ड्रामे के दौरान व्लॉगिंग के बारे में या फैमिली व्लॉगिंग के बारे में स्पेसिफिकली कोई ऐसी नई चीज़ जो फील की हो, और हमारे जो पोटेंशियल व्लॉगर्स आगे जो बनेंगे, जो करना चाह रहे हैं काम, उनके लिए अगर आपके पास कोई मैसेज हो कि बच्चे ये काम आपने करना है और ये काम आपने नहीं करना, तो वो क्या होगा? आई थिंक मैं यही कहूँगी, उनको यही एडवाइस दूंगी कि वैलिडेशन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिंग चीज़ होती है, और जब आपको पहली दफ़ा मिल रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा आप उस वैलिडेशन से अटैच हो जाते हैं। उस वैलिडेशन को बरकरार रखने के लिए आप बहुत सारी गलत चीज़ें भी कर जाते हैं अपने पर्सनल लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी। तो इतनी ज़्यादा वैलिडेशन से एडिक्ट और अटैच ना हो, क्योंकि वो वैलिडेशन इतनी जल्दी चली नहीं जाती है। ये हमने रिसेंट टाइम्स में यूट्यूबर्स और डेली ब्लॉगर्स के साथ देखा है कि किस तरह से उनका वो राइज करते हैं और किस तरह से उनका जवाल आता है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने रूट्स और अपने वैल्यूज़ के साथ जुड़े रहें और ख़ुद को ना खोएं इस पूरे सिनेरियो में।
अनिका दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बट आपने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया एंड आई होप इस ड्रामे का मैसेज जो है वो भी ऐसा हो। एक और चीज़ जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामास की बहुत ज़्यादा दुनिया भर के अंदर पसंद भी की जाती है, स्पेशली अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बाकी ममालिक की बात करें, इंडिया की बात करें, बांग्लादेश, श्रीलंका की बात करें, और पाकिस्तान में तो डेफिनेटली पसंद किया जाता है। OSTs हमारे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, और इसका OST भी बहुत अच्छा है। समी खान मुखफरा एजाज ने ये गाना गाया। जितना मैंने परसीव किया है ना OST देख के, हमारे पास जो अनीका और अली मौजूद है, कि इसके अंदर अनीका की जो एक रफ्तार है बहुत तेज़ होने वाली है। अनीका ने जाके ब्रेकिंग न्यूज़ भी बनानी है, अनीका ने टीवी के ऊपर भी काम करना है। एम आई राइट अनीका, ऐसा ही कुछ होने वाला है? असल में शुरुआत मारूख से होती है। मारूख जो है वो बहुत क्लियर अपने ख्वाबों को लेकर, और फिर वो आगे जाके सैफी को इंस्पायर करती है, एंड थिंक सैफी सबसे ज्यादा सबको सरप्राइज करेगा। सैफी सरप्राइज करेगा। सैफी जैसा जिंदगी हमें नजर आ रही है सैफी की, अली, क्या अली की जिंदगी भी असल में वैसी है? कुछ आप रिलेट कर पाते हैं उस किरदार से, या बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार निभाया ये? नहीं नहीं, ये दोनों कैरेक्टर्स मैं कहता हूँ कि मारूफ और सैफी इतने रिलेटेबल है विद एवरी अदर पर्सन दैट इज इनटू सोशल मीडिया, कि दिल बी लाइक यार कहीं ना कहीं इन कैरेक्टर्स की कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स या इनके डायनामिक्स हमारी लाइफ से कोरिलेट करते हैं। अच्छा अली, एक मैसेज बॉयज के लिए जो इस वक्त बॉयज के लिए अपने फैमिली सर्कल में से या अपने बिजनेस में से, या वो ट्रेडिशनल के आप या लॉयर हैं या डॉक्टर हैं या डिसअपॉइंटमेंट हैं, ये लड़के लड़कियों दोनों के साथ ये ज्यादती हमारे माशरे में की जाती है, उनके लिए क्या मैसेज होगा जिनकी होप्स आर्ट में है, जिनकी होप्स म्यूजिक में है, जिनकी होप्स क्रिएटिव काम में है? देखें, बेसिक मैसेज यही होगा कि देखें जो जहां आप हैं, जो आप कर रहे हैं वो एक वजह से कर रहे हैं, ठीक है ना, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, एंड आपका पैशन उसमें है, तो प्लीज परस्यू योर पैशन। यू ओनली हैव वन लाइफ, यू विल गेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, बट लाइफ एक ही है। और जो फैमिली प्रेशर्स होते हैं ना कि जी ये हमारी लेगेसी है, लोग क्या कहेंगे, तुम अच्छे नहीं लगोगे या लगोगी ये करते हुए, ये सोशल मीडिया क्या चीज है, ये गलत है, दिस एंड दैट, एवरीबॉडी विल हैव देयर परसेप्शन। जस्ट बिकॉज दे सेड इट और दे कांट डू इट डजंट मीन कि यार द रिस्ट्रिक्शंस आर मेंट टू बी ऑन यू। सो एक कान से सुन लो, दूसरे कान से निकालो, रिस्पेक्ट फैक्टर रखो, ऑब्वियसली आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स हैं, बट ये कि नेवर स्टॉप परस्यूइंग योर ड्रीम्स। द स्काई इज नॉट द लिमिट, यू कैन गो बियॉन्ड एंड यू कैन गेट व्हाटएवर यू वांट इंशाल्लाह। वेरी नाइस, इंशाल्लाह। और अनीका, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी, वैसे तो अली ने बिल्कुल परफेक्ट पैगाम दिया है ड्रामे के हिसाब से, तो यही होगा कि जो आपके ख्वाब होते हैं वो अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक इम्तिहान भी होते हैं, लेकिन एक जर्नी भी है, ये आपकी तकदीर है, तो आप इसको फॉलो करें, चाहे वो जितनी मुश्किल आए। इट्स ऑलवेज अ वर्दी परस्यूट। बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। पेरेंट्स की बात भी सुननी चाहिए, एक कान से सुनकर दूसरे से निकालनी नहीं चाहिए, बड़ा ज़रूरी है, कन्विंस कर लें उनको। थैंक यू सो मच आप दोनों का, अली एंड अनीका, हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। आई होप ड्रामा बहुत अच्छा करे। मोमल प्रोडक्शन एट द सेम टाइम MD प्रोडक्शन का ये जॉइंट वेंचर है। ये दोनों प्रोडक्शन हाउसेज हम सब जानते हैं कि ऐसे ऐसे ड्रामाज हमें दे चुके हैं जो हमारी याददाश्तों में महफूज हैं, तो ज़रूर देखिएगा। पीर और मंगल रात 8 बजे हर हफ्ते हम नेटवर्क के ऊपर आप देख सकेंगे बॉम्बे टेलर्स के साथ। ही आज के शो से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।